हेलो एमएससी बॉटनी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। यहाँ पे जो अभी रनिंग टॉपिक हमारा चल रहा है पेपर 7 मॉर्फोलॉजी एंड डेवलपमेंट से, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सैम शूट एपिकल मेरिस्टम। डेवलपमेंट भी लिख दें तो भी हमारे लिए काफ़ी होगा। मॉर्फोलॉजी है, डेवलपमेंट है, अनाटमी एंड एक तरीके से रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। ठीक है, और इसमें जो रनिंग टॉपिक हमारा है वो है सैम। तो आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन। शूट एपिकल मेरिस्टम SAM। पिछले क्लास में हमने इसमें रिकॉग्नाइज कर लिया एक तरीके से कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं, प्लस हमने कुछ उनके जोन्स एंड उनके फंक्शंस, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके डिविजिंग प्लेन्स, उनके ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, उनकी पोजीशन के आधार पे हमने मेरिस्टेम सेल्स के डिविजन्स को डिफाइन कर लिया वहाँ पे, या क्लासिफाइड कर चुके हैं उन्हें। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन कि सैम की स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, तो इस एम्ब्रियोनिक एक्सिस पे अगर हम कहें तो जो डाइकॉट या कॉटिलीडन जो थे, ये जैसे साइसर एराटिनम की हम बात करें चने की, तो दैट इज एम्ब्रियोनिक शूट या एक्सिस। और इस एक्सिस पे ये हो गया एपी कॉटाइल और ये हो गया हाइपो कॉटाइल। एपिकोटाइल की अगर हम बात करें तो दैट इज प्यूल्म्यूल और ये हो गया रेडिक्यूल। ठीक है, तो यहां इन सारी चीजों की अगर अपन बात करें तो प्यूम्यूल से आज हमें पूरी तरीके से ज्ञात है कि प्राइमरी शूट के ऑर्गन, प्राइमरी शूट ऑर्गन्स, एंड रेडिक्यूल से प्राइमरी रूट ऑर्गन्स। इन सब का डिफरेंशिएशन किससे हो रहा है? एम्ब्रियो एक्सिस से हो रहा है। और एम्ब्रियो एक्सिस का डेवलपमेंट किससे हुआ है? प्रोकैम्बियम सेल से हुआ है या प्रोमेरिस्टेमेटिक सेल से हुआ। और वो प्रोमेरिस्टेमेटिक सेल्स किससे बनी थी? जाइगोट के डिवीजन से बनी थी। तो ये क्रम चलते जा रहा है। तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस के लिए हम कहें तो एम्ब्रियोनिक एक्सिस ही ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल RESPONSIBLE, responsible for primary plant tissue।
यहाँ पे प्लांट टिश्यू के में बेसिकली जो हम यूज में ले रहे हैं वो है शूट, रूट, लीफ, या शूट में अगर हम बात करें तो लीफ, ब्रांच, फ्लोर। रूट की अगर हम बात करें तो रूट में है ओनली लेटरल रूट्स। तो ये सारी चीजों के लिए जो बेसिक जिम्मेदार है वो है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। क्लियर। अब यहाँ पे हमने एपिकोटाइल से प्यूम्यूल का डेवलपमेंट और हाइपोकोटाइल से रेडिक्यूल के डेवलपमेंट को समझा, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और हमको समझनी है कि क्या रेडिक्यूल और प्यूम्यूल के संपूर्ण कोशिकीय भाग या जो भी उसका कोशिकाओं का मास आ रहा है, क्या वो सभी विभाजक हैं? क्या वो सभी की सभी विभाजन होके और सभी ऑर्गन्स को डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं? ये चीज़ हमको समझना है। तो यहाँ पे हम जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि ये जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है ये सभी प्रकार की चीज़ को डेवलप करता है, और रेडिक्यूल एंड प्यूम्यूल का जो टिप पॉइंट है, शूट टिप एंड रूट टिप, ये जो दोनों के दोनों टिप भाग हैं यही कहलाते हैं एक तरीके से एपिकल मेरिस्टम्स। अब शूट की टिप है तो दैट इज शूट एपिकल मेरिस्टम, और अगर रूट में है तो दैट इज रूट एपिकल मेरिस्टम। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि साइटोलॉजिकली एंड फिजिकली अपीयरेंस कहाँ पे है, टिप पार्ट के ऊपर इनकी पाई जा रही है। क्लियर। अब यहाँ पे एक हल्के से स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बेसिकली चाहे हम बात कर रहे हैं टेडोफाइट्स की, चाहे हम बात करें एंजियोस्पर्म्स की, चाहे हम बात करें जिम्नोस्पर्म्स की हाईली अपग्रेडेड, तो इन सारी चीज़ों में विभाजन इन्हीं कोशिकाओं से होते हैं, यही एपिकल इनिशियल सेल्स कहलाती हैं, और ये ज़्यादातर आपको गुम्बद के समान या गोलाकार संरचना के रूप में मिलेंगी। दीज आर ऑलवेज डोम शेप। डोम का मतलब होता है गुम्बद, ठीक है। और ये जो डोम शेड है, डोम का मतलब गुम्बद, और गुम्बद के लिए ये वर्ड अगर अपन समझें तो जो मुगल कालीन जो निर्माण है, मस्जिद रख लीजिए या कोई किला रख लीजिए या उनका कोई महल रख लीजिए, उन सभी के सेंट्रल जो हब है या सेंट्रल जो चौक है या हॉल है, उसकी छत हमेशा गोल अवस्था में होती है, दैट इज गुम्बद। ठीक है। तो उसी टाइप की फूली हुई उभरी हुई गोलाकार संरचना के रूप में हमें ये परिलक्षित होती है। अब यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही है, एक डोम शेप का शूट एपिकल मेरिस्टम सेल, दूसरी उसी के साथ, क्योंकि ये ओपन कभी भी दिखाई नहीं देती, जो क्लियर डायग्राम मैंने आपको बताया वो ऐसा है ही नहीं, वो डायग्राम हमेशा कैसा होता है, इस तरीके से कवर्ड, तो ऊपर से आपको कभी ये चीज़ दिखाई दे ही नहीं सकती। ये इतना बड़ा डायग्राम एक तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से रिवील मानिए। तो ऐसे में हम तो इसको यहाँ से काट के केवल आपको ये प्रीमोर्डियाज को हटा रहा हूँ, तब जाके आपको ये डोम शेप दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अगर अपन एपिकल या शूट अपेक्स की बात करें, रूट अपेक्स की देखो स्ट्रक्चर अलग है, अगर हम शूट अपेक्स की बात कर रहे हैं तो दैट इज डोम शेप एपिकल मेरिस्टम, और ये हो गई लीफ इनिशियल्स या प्रीमोर्डियाज। लीफ इनिशियल्स या प्रीमोर्डियाज हम इसे कह सकते हैं, और ये जो लीफ इनिशियल या प्रीमोर्डिया है, दीज बोथ आर मैन्युफैक्चर्ड या एक तरीके से एस्टैब्लिश एज शूट अपेक्स। तो जो हम शूट अपेक्स की बात करते हैं मूल सीड्स या प्रोरोज सीड्स की, तो प्रोरोज सीड्स जो है वो डोम शेप एक क्या बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम सेल और लीफ प्रिमोर्डिया से मिलके बना है। अब यहाँ पे एक कोशिका है या एक से ज़्यादा है या परतों के रूप में है, ये हम हिस्टोलॉजिकली बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हमारे पास केवल एक संरचना के रूप में यहाँ पे परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की और ऑर्गेनाइजेशन की। यहीं थोड़ा सा वेरिएशन अगर अपन बात करें रूट में, तो रूट को हम रूट इनिशिएशंस में समझेंगे जब हम रैम थ्योरी पढ़ेंगे, लेकिन हल्का से यहाँ पे बता देते हैं
कि रूट की संरचना इसकी तुलना में बेहद ही सरल और अलग होती है। होता उसमें भी एपिकल मेरिस्टम ही है, लेकिन वो अलग होती है। यहाँ पे जिस तरीके से ये लीफ प्रिमोर्डिया से कवर्ड रहती है, वहाँ पे रूट एपिक्स या रूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो इसकी तरह ओपन या सबसे प्रथम हिस्से में या टर्मिनल पोजीशन में नहीं होता है, वो हमेशा रूट कैप से आवृत भाग होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया हमारा जो पॉइंट था, दैट इज शूट अपेक्स। अब इसके अलावा यहाँ पे जो डोम शेप का हम इसका बता रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के संरचनाएं बन रही हैं और इन्हीं कोशिकाओं में विभाजन, पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल विभाजन के फलस्वरूप अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं, वो भी विभिजोतक हैं और विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स के इनिशिएशन का कार्य करती हैं या समारंभन का कार्य करती हैं। ठीक है, ये कंप्लीट। इसकी अलग से स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो हमें इसके जोन्स का पता लगेगा। एक छोटा सा और इसमें टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो शूट एपेक्स की हम बात कर रहे हैं, इस शूट एपेक्स को समझना, इसकी दो स्ट्रक्चर सामने आती है। एक, जब इसमें से लीफ प्रिमोर्डिया विभेदित होने लगती है या विभाजन होने लगती है, तब इसका आकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, ये देख लीजिए। और एक संरचना ये बन रही है, तो दो है हमारे पास में, एक बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, एक बहुत ही ज़्यादा सकरा है, छोटा है। तो ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? तो ऐसे में ये दो संरचना इसलिए है कि जब इसके अंदर से लीफ प्रिमोर्डिया विभेदित होने लगती हैं, उससे पहले की संरचना ये एकल दिखाई देती है और इलेबरेट हो जाती है, यह चौड़ा हो जाता है। और चौड़ा होने के बाद जब इसमें कौन से विभाजन, एंटीक्लिनल विभाजन जब इसके अंदर होता है, अपतनिक विभाजन जो कि लॉन्गिट्यूडल बेस पे होता है, जिससे केवल परत बनती है, मोटाई नहीं बनती, तो इस विभाजन के फलस्वरूप इसमें अब दो कोशिकाएं छट गई, ये रही, और जो ये वाली कोशिकाएं हैं वो कहाँ आ गई, अब लेटरल। क्लियर है? इस तरीके से ये लगातार वृद्धि करता रहता है और एपिकल मेरिस्टम के नीचे शूट या रूट का बाकी का हिस्सा होता है यंग, जो कि बाद में विभाजन और विभेदन करके मैच्योरिटी की ओर कन्वर्ट होता जाता है। तो एपिकल संरचना हमेशा सदैव समान ही बनी रहती है स्टेम सेल्स के अनुसार या स्टेम सेल्स के समान। ये केवल विभाजन ही करती है, इनमें विभेदन और मैच्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका आकार जो है अलग अलग। अब जैसे अगर अपन साइकस की बात करें, तो साइकस की तुलना में एंजियोस्पर्म्स के शूट अपेक्स का जो आकार है वो बहुत ही कम है। लगभग साइकस में यह आकार जो है वो 600 से 700 माइक्रोमीटर तक देखने को मिल सकता है, लाइक साइकस में। ठीक है, वहीं अगर अपन एंजियोस्पर्म्स में आए तो बेसिकली एंजियोस्पर्म्स का साइकस या जिम्नोस्पर्म्स की तुलना में शूट अपेक्स छोटा होता है और लीफ प्रिमोर्डिया से कवर्ड रहता है, जबकि साइकस में बड़ा होता है और ओपन टाइप में होता है। क्लियर? तो ऐसे में हम यहाँ पे जनरली कह सकते हैं कि इन जिम्नोस्पर्म्स शूट टिप या अपेक्स जो है लार्ज इन डायामीटर हैं। लगभग जैसे अगर अपन ये एग्जाम्पल ले साइकस का, तो साइकस में बहुत ज्यादा बड़ा है, लगभग 3.5 mm। वहीं एंजियोस्पर्म्स की बात करें,
में शूट अपेक्स जो है उसका आकार काफ़ी छोटा मिलेगा, ठीक है, अबाउट 90 माइक्रोमीटर टू 130 से 200 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, कुछ रेयर केसेस हम ले लें, उसमें इससे भी हमें देखने को मिल जाता है, इससे बड़े बड़े भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जिसमें हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि बनाना। केले की अगर हम बात करें तो यह है लगभग 280 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, लगभग 280। तो जैसे एबनॉर्मल कंडीशन होगी, सामान्यतः 130 से 120 तक हमको आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अलग ही आ रहा है। एक और एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं, जैसे कि जैंथोरोइया। मीडिया, जैंथोरोइया मीडिया में अगर अपन शूट अपेक्स की बात कर रहे हैं तो उसका डायमीटर लगभग 1283 माइक्रोमीटर तक बढ़ गया काफ़ी। मतलब 1283 का मतलब हो गया 3 जीरो कम कर ले तो 1.2 mm के आसपास। एक और ले लेते हैं यहाँ पे निम्फिया। निम्फिया की अगर अपन बात करें तो उसमें लगभग इस दोनों के बीच में 500 माइक्रोमीटर इन डायमीटर के आसपास जो है वो इसका भी हेड हो रहा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जोनेशंस की, इसके ऑर्गेनाइजेशन या इसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी। SAM organized या ZED in 2 ways। एक हम यहाँ पे बात करेंगे रेडियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑफ सैम कर देते हैं। और दूसरा जो यहाँ पे अपन यूज में लेंगे वो यूज में लेंगे लेयर ऑर्गेनाइजेशन।
दोनों का मतलब आप नाम से समझ गए होंगे। रेडियल का मतलब होता है अक्षीय तंत्र, जो कि पार्श्व की दिशा में जाता है, ठीक है। वहीं एक होता है एक्सियल सिस्टम, वो होता है अक्ष की दिशा में। और यहाँ पे लेयर का मतलब अगर अपन बात करें तो इसका मतलब होता है स्ट्रेटिफिकेशन या स्ट्रेटोफियर, मतलब स्तरण, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे है, दोनों का मतलब अगर अपन यहाँ पे समझे तो सिंपली जो रेडियल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ, फिर दोबारा हम लिख लेंगे। तो रेडियल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की हम बात करें तो इसका ऑर्गेनाइजेशन पार्श्वीय तंत्रों में और सीड्स और इंटर कैलरी तंत्रों के आधार पर हम यहाँ पे जोन्स में बाइफर्केट कर सकते हैं, जिसको यहाँ पे हम 3 भागों में या 4 भागों में बांट लेते हैं। इसी का जो फर्स्ट रूप है दैट इज सेंट्रल जोन। ये हो गया सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये विशेष प्रकार का जोन एक तरीके से मैथमेटिक जोन या केंद्रीय जोन के रूप में कह सकते हैं, सबसे अपर मोस्ट है। अभी इसको बाइफर्केट क्या बोलते हैं, इसको समझ लेते हैं। दूसरा जो हम यहाँ पे यूज में लेंगे दैट इज पेरिफेरल जोन। तीसरा यहाँ पे हम यूज में लेंगे, कॉमनली रूप से इसको रिब भी कह सकते हैं, अन्यथा मेडुलरी मेरिस्टम्स। तो इसको हम एक तरीके से रिब लेयर्स या रिब जोन के रूप में यहाँ पे ले लेते हैं। समझते हैं तीनों को। Locate at the tip of the shoot apex। सबसे मेन चीज कहाँ लोकेट है, शूट अपेक्स की टिप पर लोकेट है, या हम कह सकते हैं कि शूट अपेक्स का जो शीर्षस्थ या टर्मिनल जो पॉइंट है वो इसी जोन द्वारा बनाया जाता है। एक लाइन। दूसरी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि इस भाग की कोशिकाएं जो हैं वो कैसी हैं, छोटी व सघन जीव द्रव्य मतलब डेंस प्रोटोसाइटोप्लाज्म युक्त है, और इनमें डिवाइडिंग जो है प्रोसेस बहुत ही स्लोली होता है या कम पाया जाता है। These cells are thin walled, ठीक है। दूसरा डेंस साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल इन साइज। आकार में कैसी होती हैं, छोटी। जीव द्रव्य कैसा है, डेंस। केंद्रक क्या है, एक्टिव और बड़ा। वैक्यूल्स इनमें नहीं पाई जाती, ठीक है। और जो वॉल है वो कैसी है, बिल्कुल थिन। तीसरा या कह सकते हैं स्लोली डिवाइडेड, ठीक है, बहुत कम डिवाइड होती हैं। इसके लिए कह सकते हैं डिवीजन के लिए बेसिकली यहाँ पे दीज आर डिवाइडेड ओकेजनली डिवाइडेड। यहाँ पे हम कह सकते हैं इनके लिए इनफ्रिक्वेंटली एंड ओकेजनली।
इनफ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक निश्चित क्रम अनुसार, एक निश्चित घटनाक्रम अनुसार, ठीक है, फाइटोक्रोम्स के रूप में अगर अपन इसको क्रोमेटोफोर्स के रूप में समझे तो। और ऑकेजनली का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी विशिष्ट ऑकेजन के ऊपर इनकी डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये इनफ्रीक्वेंटली, इनफ्रीक्वेंटली का मतलब इनके डेवलपमेंट का या डिवीजन का जो प्लेन है, दूसरा इनमें और किसी चीज़ की जो ज़रूरत है, जैसे कि क्या बोलते हैं, किसी अंतराल की या किसी और चीज़ों का उसका प्रभाव पड़ता है। अतः इनका जो विभाजन है वो अनिश्चित है और अनियमित होता है, ठीक है। ऑकेजनली की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ऑकेजनली में हम साफ साफ ये कह सकते हैं कि इनमें विभाजन निश्चित नहीं है या निश्चित क्रम के अनुसार नहीं है। ओनली, या अगर अपन बात करें रेस्ट्रिक्टली, इनके अंदर जो है इन एंटीक्लिनल प्लेन, ठीक है, इनका विभाजन केवल और केवल एंटीक्लिनल प्लेन में ही होता है, जिसकी वजह से समझना यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट है। इनके अंदर कभी भी पेरिक्लिनल जो है वो नहीं होता। हाँ, जब हम इसकी जोनेशंस पढ़ेंगे, लाइक जैसे ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के समान, तो वहाँ पे हम एक बात कर सकते हैं कि इनका जो संरचना है उसके अंदर इसकी मोटाई इंक्रीज नहीं होती। अगर हमें किसी परत की मोटाई को इंक्रीज करना है तो देन पेरिक्लिनल। एंटीक्लिनल जो है वो परत की मोटाई को बढ़ाए बिना उसके आकार या सरफेस एरिया को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। और ये सेल्स जो हैं ये टिप टू लेटरल, एक तरीके से सीड्स को कवर या आवरण के रूप में ढके हुए ही पाए जाते हैं और निरंतर विभाजनशील होती हैं। ये हम यहाँ पे कह सकते हैं इनके लिए। फंक्शन एज एपिकल इनिशियल्स, फंक्शंस एज एपिकल इनिशियल्स, सीड्स आरंभिका के रूप में ये परिलक्षित होती हैं या ये मेन कार्यरत होती हैं। और यहां पे दे सकते हैं एंड हैज सेल्फ रिन्यूइंग, एंड हैज सेल्फ रिन्यूइंग अनडिफरेंशिएट स्टेम सेल्स। सदैव सीड्स आरंभिका का कार्य करती हैं और आरंभिका के बाद स्वयं अपने आप को सेल्फ रिन्यू का मतलब होता है पुनः उत्पत्ति करने वाली या पुनः अपने आप को जनरेट करने वाली सेल्स के रूप में होती हैं और सदैव अनडिफरेंशिएट होती हैं। तो ये मैं प्रारंभ में भी कह चुका हूँ कि ये एक तरीके से इनमें डिवाइडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, ये विभाजन ही करती हैं, इनमें विभेदन और मैच्योरिटी नहीं पाया जाता है। और विभाजन के ऊपर पश्चात जैसे कि ये कोशिका है, ठीक है, इस कोशिका में ये विभाजन होने से एक कोशिका बन गई, लेकिन ये अभी भी कैसी है, मेसमेटिक सेल्स के रूप में ही रहती है। फिर ये वापस विभाजन कर देगी, इस कोशिका को बना देगी एक तरीके से जो भी इसको बनना है, लेयर्स के रूप में या पेरिफेरल सेल्स के रूप में या रिब मेरिस्टम्स के रूप में। लेकिन ये बीच वाली कोशिका अभी भी कैसी रहेगी, मेसमेटिक ही रहेगी और अपने आकार को वापस क्या कर लेगी, बड़ा कर लेगी। तो इस तरीके का सिस्टम जो है वो इनमें देखने को मिल रहा है।